हेलो हेलो हेलो। सफल 2.0 बैच के अंदर मैं आप सभी सीयूटी एस्पायरेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे सीयूटी वाला चैनल पर। दोस्तों आज लेकर के आए आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जो कि है न्यूक्लियाई। भाई जितना जरूरी कोई भी छोटा चैप्टर है सीयूटी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई भी है। बेसिकली बात यह है कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर आप सीयूटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दोनों तरीकों से यहां पर बातों को बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लंबे लेक्चर भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि ये बनेंगे। एटम का भी लेक्चर देखा होगा आपने, छोटा ही है, तो न्यूक्लियाई का भी ज्यादा लंबा लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी काम की बातें वो सारी की सारी आपके सामने रखी जाएंगी। सीयूटी के लिए खासकर मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू फाइंडिंग द आंसर वाले, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो हाफ लाइफ का हो, एवरेज लाइफ का हो, वगैरह वगैरह सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस क्लास के अंदर। तो भाई बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर के साथ, जो कि पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर, ठीक है ना। तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हर बार की तरह। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पर। ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU, या फिर इसको 1U भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है 1U, क्या होता है 1 AMU, आइए बात करते हैं। देखो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है कि इट इज 1/12 ऑफ, ये क्लास 9th की डेफिनेशन है, आपने देखी होगी, क्लास 9 की एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि 1/12वां हिस्सा किसका, कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है ना। C12 का मतलब क्या हुआ कि भाई कार्बन का जो 12 नंबर वाला आइसोटोप है, 12 नंबर वाला जो जिसका जिसका 12 मास नंबर है, वो वाला आइसोटोप का जो एटम है उसका 1/12 जो होता है वो 1U के बराबर होता है। इसी को 1U कहा गया है, इसी को 1U कहा गया है, ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट में इसका कैसा यूज था, मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा यूज था कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 अगर एटम्स मिल जाए हमको, अगर एटम्स मिल जाए हमको किसके, C12 के, C12 के, ठीक है ना, तो उनका जो 1/12वां हिस्सा होगा वो हमको क्या देगा, वो 1 ग्राम के बराबर होगा। ऐसे ही था ना, जो वो U में था वो यहां पर क्या था, ग्राम में था, ठीक है जी। तो ये 12 ग्राम लिखा जाएगा क्योंकि 1/12 ले रहे हैं अगर हम इसको, बेटा समझ रहे हो ना, अगर हम इसको 1/12 ले रहे हैं तब ये 1U के बराबर है ना। लेकिन अगर मैं इसको पूरा ले लूं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लूं, एटम्स ले लूं किसके, पूरे C12 के ले लूं, तो ये किसके बराबर होंगे बेटा, ये बराबर होंगे 12 ग्राम के, ठीक है जी। तो ये बातें आपने कहां पढ़ी थी, ये बातें आपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी हैं और पढ़ते रहोगे जब तक केमिस्ट्री आपके साथ रहेगी, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि 1 मोल C12 एटम्स का अगर 1/12वां हिस्सा लिया जाएगा तो 1U के बराबर आएगा, ठीक है ना। और अगर पूरा 1 मोल लिया जाएगा C12 का तो कितने के बराबर आएगा, 12 ग्राम के बराबर आएगा, ठीक है ना। इसके बारे में और छोटी छोटी बातें और क्या है सुनो जरा बेटा। अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का 1/12 ऑफ C12 का 1U होगा, है ना, तो 1 एटम का कितना होगा। अगर एक एटम का मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वन एटम ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम का मास अगर मुझे निकालना हो तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23। समझ पा रहे हो ना भाई। इसको उठा गए उसके डिवाइड में लाके रख दिया, ठीक है ना। अब ये किस में निकल करके आएगा, ये निकल के आएगा एक एटम का मास ग्राम के अंदर, इतना ग्राम होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं बेटा तो निकल के पता क्या आता है, निकल के आता है 1.66, याद कर लेने वाली वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24 kg के बराबर, ग्राम के बराबर। और केजी के अंदर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1U, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि 1U आइडियली किसके बराबर है, तो 1U बराबर है 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर। अब 1U के टर्म्स में हम प्रोटॉन का भी मास लिखेंगे, न्यूट्रॉन का भी लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का भी लिखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, मास ऑफ प्रोटॉन अगर केजी में लिखा जाए तो वो होता है 1.6726, और न्यूट्रॉन में देखो 1.6749, स्लाइटली हाइयर होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का काफी कम है, 2000 गुना कम है, लगभग 9.1 इंटू 10 के -31 kg है। ये क्या है -27, ये भी क्या है -27, ऑलमोस्ट बराबर ही है मास, लेकिन बस थोड़ा सा हाइयर होता है किसका, न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें किसके फॉर्म में, हम इसको लिखना चाहें यू के फॉर्म में, यानी एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में अगर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लिखेंगे हम तो ये होती है बेटा 1.0073, ठीक है जी, यू।
और ऐसे न्यूट्रॉन का लिखना चाहूं तो ये होती है 1.0086 U। ठीक है जी। तो आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि भाई 7 में 1 बढ़ा दो 8 आ जाएगा, 3 में 3 और बढ़ा दो 6 आ जाएगा, यानी 13 का फर्क है, 13 की वैल्यू का फर्क है। याद करने का तरीका ये है, ठीक है ना। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन का मास अगर U यानी एटॉमिक मास यूनिट में लिखना चाहो तो ये बहुत बहुत कम होता है, 0.0005 U, है ना, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही होता है। ये 0 U ही लेते हैं, कंसिडर करते हैं इसको। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई औकात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मास की कोई अहमियत ही नहीं है। आप देख सकते हो मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा कैरी होता है। तो आप कोशिश ये करना कि आप इन वैल्यूज को कम से कम याद रखें, ठीक है ना, वैल्यूज लर्न रखें। सीयूटी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैल्यूज लर्न रखने की कोशिश करना इसको, ठीक है। एक जगह पर कहीं नोट कर लेना और ट्रिक जो मैंने बताई है वो आपको काम आएगी। चलो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर रेडियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। क्या होता है न्यूक्लियर रेडियस? देखो, एटम तो बहुत बड़ा आपको पता है, मतलब वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन न्यूक्लियर रेडियस के हिसाब से क्या है, काफी बड़ा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो ये वाले आर की बात हो रही है, और जो एटॉमिक रेडियस है वो तो वहां तक है जहां तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है शेल में, है ना। तो आपको ये बात पता होगी, और ये बात मैंने आपको एटम चैप्टर के अंदर ही बताई थी कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर या पिकोमीटर के अंदर होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर रेडियस होती है वो तो फर्मी में होती है ना। तो यहां पर हम लोग जब रिलेशन सोचते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम चाहते हैं कि कितनी कितनी रेडियस होगी किसी भी एक न्यूक्लियस की, तो डिपेंड करता है कि उसका ए कितना ज्यादा होगा। ए का मतलब होता है मास नंबर कितना ज्यादा होगा, यानी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, यानी कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कहां होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मास नंबर कितना ज्यादा होगा। मास नंबर यानी ए, ठीक है ना। तो सीधी बात करूं तो V प्रोपोर्शनल किसके है? ए के है, ठीक है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम होती क्या है? वॉल्यूम होती है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। किसकी वॉल्यूम है ये किसकी वॉल्यूम है भाई? ये एक स्फेयर की वॉल्यूम है ना। और ये जो आर दिया हुआ ये क्या? ये रेडियस हो गया उसी स्फेयर का, ठीक है ना। हम न्यूक्लियस को एज अ स्फेयर ट्रीट कर सकते हैं। अभी पता नहीं कैसा उसका एक्चुअल डेफिनेशन उसकी कैसी होगी, लेकिन उसको एज अ स्फेयर मान करके हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, अभी भी ये आर क्यूब जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? ए के प्रोपोर्शनल है। ए यानी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे यानी जितने ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उतना ही बड़ा क्या होगा? रेडियस होगा। उतना ही बड़ा रेडियस होगा किसका? न्यूक्लियस का। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस आर को हम दोनों तरफ क्यूब रूट कर देते हैं, तो ये ए की पावर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट, यानी 1/3 आ जाएगा। ए की पावर 1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं विच इज आर नॉट, ए की पावर 1/3। इसको कर दो डब्बा बंद। अब ये आर नॉट कौन है? देखो, आर नॉट होता है 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब क्या हुआ? फर्मी का मतलब हुआ 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है जी। याद रखना आपको, इसको भूलना नहीं है, ठीक है जी। तो कोई भी न्यूक्लियर रेडियस अगर होगी, है ना, तो वो सीधी सीधी किस पर डिपेंड कर रही है? ए की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ मास नंबर पर डिपेंड करते हैं कि रेडियस क्या होगी, है ना। तो रेडियस आ गई R इज इक्वल टू 1.2 फर्मी में बात कर रहे हो अगर, तो है ना, इनटू में ए की पावर 1/3। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये है न्यूक्लियर रेडियस की कहानी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक सवाल आया, ट्राई करिए इस सवाल को। चलो देखो, सवाल बहुत इजी है। रेडियस एक एल्युमिनियम न्यूक्लियस की, RAl बोल रहा है, ले लीजिए, और रेडियस एक टेल्यूरियम की है, शायद टेल्यूरियम ही है, पता नहीं है, तुम बता देना भाई क्या है, मुझे तो इतनी केमिस्ट्री आती नहीं है ना। ये टेल्यूरियम ही है शायद। उसकी उसकी जो रेडियस है वो उसकी जो रेडियस जो आपको लेनी है वो लेनी है RTE, है ना। RTE लेट कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो RTE RAl के टर्म्स में आपको बतानी है कितनी होगी, यानी टेल्यूरियम की रेडियस एल्युमिनियम के टर्म्स में बतानी है कितनी होगी। देखो भाई, कोई भी रेडियस अगर आपको निकालनी हो तो वो प्रोपोर्शनल होती है ए के क्यूब रूट पर, इतना ध्यान है ना, ठीक है। तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें डिवाइड बाय टेल्यूरियम की बात करें, है ना, तो ये इक्वल किसके होगा? ए ऑफ एल्युमिनियम की पावर 1/3 डिवाइड बाय ए ऑफ टेल्यूरियम डिवाइड बाय 1/3।
ठीक है ना। तो क्यूब रूट लेना किसका, एल्युमिनियम के ए का और टिलियम के ए का रेशियो लेकर के। तो इसका जो ए होगा वो ये 27, ऊपर वाला होता है मास नंबर, पता है ना, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन, और ऊपर वाला होता है मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे सिर्फ प्रोटॉन लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और इसका क्या है 125 है, ठीक है भाई। एल्युमिनियम का पुट करते हैं, 27 का क्यूब रूट करेंगे और 125 का भी क्यूब रूट करेंगे। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 27 का क्यूब रूट होता है 3, 125 का क्या होता है, 125 का होता है 5, ठीक है, 3/5 आ गया, 3/5 आ गया बस, है ना। RTE निकालना है अगर आपको, ऊपर ले जाओ, 5/3 ऑफ RAL, 5/3 टाइम्स होगी एल्युमिनियम के, 5/3 टाइम्स होगी किसके, एल्युमिनियम के। डी ऑप्शन एकदम सही है। चले आगे, लो एक और सवाल लो भाई, ट्राई करिए इस सवाल को। देखो भाई इजी सवाल है, और ऐसे सवाल आपको सीयूटी के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर रेडियस 27 वाले एल का 3.6 फर्मी है, ठीक है, और 64 वाले सीयू का क्या होगा फर्मी के टर्म्स में आपको बताना। देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है आर, वो R0 a की पावर 1/3 के बराबर होता है, ठीक बात है ना, ठीक बात है ना भाई, ये हमको पता है, ठीक है। तो पहले हम रेडियस किसकी लिख रहे हैं, एल्युमिनियम की लिख रहे हैं, तो इसकी रेडियस कितनी 3.6 आपको दी हुई है, R0 आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, R0 वैसे आपको पता है 1.2 होता है, ए कितना है 27 है, तो 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा, है ना। तो 3.6 इज इक्वल टू R0, 27 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा 3 होता है ना। 3 से इसको काट लिया तो 1.2 आ गया, यानी R0 जो कि कांस्टेंट होता है वो 1.2 फर्मी में आया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात किसकी करनी है, अब बात करनी है 64 वाले कॉपर की। तो R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, फिर से लगाएंगे, R0 क्या है 1.2 फर्मी है, और a कितना है 64, 64 का क्यूब रूट करेंगे भाई, ठीक है जी, कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है ना, 4 आएगा। तो 4 इंटू 1.2 फर्मी क्या आ गया बेटा, ये आ गया 4.8 फर्मी, 4.8 फर्मी, सी ऑप्शन सही है। देखो बेटा बात यहां पर कर रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, एटम ये रहा, न्यूक्लियस इसके अंदर है, कौन होता है न्यूक्लियस के अंदर भाई, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सही बात है ना, है ना, कौन होते हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आपको पता है जितना मास प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है ना। तो कोई भी न्यूक्लियॉन हो मास कितना रहेगा, बराबर ही रहेगा, यानी 1U के आसपास ही रहता है इनका मास, है ना, 1U के आसपास ही, इसको 1.00 करके है ना, तो 1U के आसपास इसका मास रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात यहां पर कर रहे हैं किसकी, डेंसिटी की। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, हर कोई जानता है बात, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर मास किसका किसका होगा, तो भाई मास होगा सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स का, सही बात है ना। तो यहां पर मास किसका लेना पड़ेगा, मास यहां पर लेना पड़ेगा न्यूक्लियॉन्स का, सारे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, है ना। और फिर वॉल्यूम किसका लेना है, पूरे न्यूक्लियस का लेना है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे लिखेंगे, तो यार ऐसा है ना कि अगर हमने चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, सभी का हमने मास अगर m लेट कर लिया है, मान लो सभी का मास हमने क्या लेट कर लिया है, m लेट कर लिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर m लिखूंगा, हर एक का मास m ही है, और मल्टीप्लाई करूंगा किससे, a से, a विच इज मास नंबर, मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल सम जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे उसको। उससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक न्यूक्लियॉन का मास, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम न्यूक्लियस होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और आप जानते हो जो आर होता है वो होता है R0 a की पावर 1/3, उठा के यहां रख दो, m इंटू ए डिवाइड बाय 4/3 पाई आर की जगह पर R0 a की पावर 1/3 का क्या लेंगे बेटा, क्यूब लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, आर की जगह पर ये पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर a को खोलता हूं तो यह आएगा, देखो m a अपॉन में 4/3 पाई R0 का क्यूब, और a की पावर जो 1/3 था वो 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या रह जाएगा, खाली a ही रह जाएगा, यानी a से a कट गया। और a से a कटने का मतलब पता क्या है, a से a कटने का मतलब यह है कि डिपेंड ही नहीं करता, डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो डिपेंड ही नहीं करती इस बात पर कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम, चाहे टेलुरियम, चाहे यूरेनियम, चाहे वेनेडियम, कोई सा एलिमेंट हो, सभी का न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है? सेम होता है। सबका न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है जी। तो अगर हम ए से ए काट भी दें, है ना, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? एम। एम क्या है भाई? एम है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो मर्जी कह लो। 4/3 पाई आर नॉट क्यूब पुट करूंगा तो आंसर पता क्या आएगा? आंसर आएगा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और ये सभी के लिए फिक्स रहती है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड वैल्यू फॉर एवरी न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है? फिक्स है। हर न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? फिक्स होती है, और वो इतनी होती है 2.3। वैसे 2.29 है, लेकिन कोई नहीं, 2.3 लेकर के हम काम कर लेते हैं। 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एनर्जी मास कन्वर्जन की बात बहुत ही जानी मानी क्वेश्चन, हर बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। हर बच्चा पूछता है सर ये क्वेश्चन क्या है, कि एनर्जी मास है या मास एनर्जी है? तो बात एक ही है, मास को ही एनर्जी कहा था आइंस्टीन साहब ने। उन्होंने कहा था कि जो मास होता है वो एनर्जी ही है डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये लिखा है उन्होंने मास के बारे में। ठीक है ना, तो यहां से जो इक्वेशन बनती है वो बनती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यानी एनर्जी और मास क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्ट होने का मतलब ये होता है कि भाई मान लो आपने 1U लिया, 1U का मतलब हुआ 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आप बोलोगे सर ये तो मास है, तो क्या ये एनर्जी के अंदर तब्दील हो सकता है क्या? तो आइंस्टीन साहब ने बोला हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, हो सकता है। एनर्जी मास में, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आगे जाकर के हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां इस बात को जानेंगे कैसे एनर्जी मास में और मास एनर्जी के अंदर क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। और आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर के। अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। कॉन्सेप्ट है E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एनर्जी निकालना चाहूं किसके साथ? मास के साथ। मास कितना है? मास है 1U, है ना। और C की वैल्यू लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के अंदर ली जाए और इसका स्क्वायर किया जाए, है ना। और 1U को भी यहां पर लिख लेता हूं 1.66 इंटू 10⁻27 किसमें? किलोग्राम में, है ना। और ये भी अगर SI यूनिट के अंदर ही हो, है ना, और इसका स्क्वायर किया जाए तो जो आंसर निकल करके आता है हम उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर याद रखते हैं। ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, फिर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हम लोग याद रखते हैं, और वो होता है 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर बच्चा इसको याद रखे। मेगा का मतलब क्या है? मेगा, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶, कुछ भी हो 10⁶ है वो। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 931.6 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये कन्वर्जन है किसके किसके बीच में? अगर एक 1U का मास लिया जाए, है ना, अगर एक मास लिया जाए 1U का, तो वो इतनी एनर्जी में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या हो सकता है बेटा? कन्वर्ट हो सकता है। चलो भाई, इनके बारे में आप पहले से काफी कुछ जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? आइसोबार्स का मतलब क्या होता है ना। और आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहां पर कुछ कुछ हाईलाइट किया है। यहां पर मैंने P को हाईलाइट किया, यहां पर A को हाईलाइट किया, यहां पर N को हाईलाइट किया। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ वाला आ गया है ना। जुगाड़ वाला क्या सिखाएगा? जुगाड़ सिखाएगा, और जुगाड़ सिखाने के लिए आ गया भाई P का मतलब है जिसके प्रोटॉन सेम हो, है ना। एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ P से याद रखना प्रोटॉन्स हो। आइसोटोप्स बोलते हुए प्रोटॉन्स याद आने चाहिए आपको, P से P लिंक करना। ठीक है, ऐसी A क्या है? A होता है मास नंबर जिसका सेम मास नंबर हो, सेम मास नंबर वाले, है ना, सेम मास नंबर वाले। मास नंबर A से डिनोट होता है, तो इसलिए A से याद रखना A है यहां पर, है ना। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन वाले, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है जी, तो आइसोटोप्स के बहुत बहुत सारे आइसोटोप होते हैं भाई। हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप है ना। H11, H12, H13। ऐसी आइसोबार्स कौन कौन से? आर्गन है, कैल्शियम है, कैल्शियम होता है 20-40, आर्गन होता है 18-40। ठीक है नी, ऐसे ही आपको एग्जांपल मिल जाएंगे सभी के अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इजी चीजें थी ये तो।
चलिए बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है मास डिफेक्ट, ठीक है ना। ये मास डिफेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा एम से, मतलब चेंज इन मास। तो मास चेंज हो रहा है, और मास चेंज किस में होता है? मास चेंज होता है एनर्जी के फॉर्म में। अब आप एक एग्जांपल से समझना इस चीज को। मान लो कि भाई मैं आपके घर पे आया, आ सकता हूं ना, तो मैं आपके घर पे आया, ठीक है, तराजू लेके, तराजू माने तो वेइंग मशीन लेकर के, ठीक है ना, और मैंने आपके पूरे परिवार को वेइंग मशीन पर एक एक करके ला करके तोला, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले बोला, मैं कहा भाई ये पड़ी वेइंग मशीन, आइए जरा खड़े हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले वेइंग मशीन के ऊपर मान लो आपके परिवार का एक सदस्य चढ़ा, दादाजी चढ़े मान लो, है ना। दादाजी चढ़े, उनका कुछ मास आया, दादी चढ़ी, उनका कुछ मास आया, मम्मी चढ़ी, उनका कुछ मास आया, पापा चढ़े, उनका कुछ मास आया, ठीक है। आप चढ़े, कुछ मास आया, दीदी चढ़ी, कुछ मास आया, भैया चढ़े, कुछ मास आया। 7 लोग थे घर के अंदर, 7 लोग हैं, और सातों के मास कुछ 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 आए, ठीक है। मैंने सबको टोटल किया, मैंने सबको क्या किया? टोटल किया, ठीक है ना। पहले दादाजी चढ़ाए, फिर दादी चढ़ाई, फिर पापा, फिर मम्मी, है ना, फिर तुम, फिर तुम्हारे भैया, फिर तुम्हारी दीदी, सबको चढ़ाया एक एक करके, और सबका मास में नोट करता चला गया, ठीक है। तो कुछ टोटल मास निकल के आया, कुछ टोटल मास निकल के आया, उसे बोलूंगा सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। ये कुछ निकल करके आया, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकल करके आई, सबका सम निकाला ना, तो निकल करके आई लगभग लगभग 510 केजी, ठीक है। क्या आई? 510 केजी, ठीक है। और फिर मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला भाई अब कंप्लीट फैमिली मिल करके चढ़ जाओ, किसके ऊपर? तराजू के ऊपर। पहले एक एक करके चढ़ रहे थे ना, दादाजी अलग, दादी जी अलग, सब अलग चढ़, मैंने कहा एक बार कंप्लीट होकर के चढ़ जाओ। सबने हाथ पकड़े एक दूसरे के, है ना, और सबके सब किस पर चढ़ गए? इस वेइंग मशीन पर दोबारा चढ़ गए। जब इस वेइंग मशीन पर दोबारा चढ़े, है ना, तो उसे बोलेंगे मास ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार का मास, मास ऑफ द फैमिली। तो देखा पता क्या गया? वो मास आया 500 केजी। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोच सकते हो आप, ऐसा हो सकता है क्या कि जब पूरा परिवार एक साथ मशीन के ऊपर चढ़ा तो वजन आया, मास निकल के आया 500 केजी, है ना। और जब इंडिविजुअली चढ़ा रहा था मैं सबको एक एक करके, तो सबका टोटल किया तो मास निकल के आया 510 केजी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा बिलीव होता है क्या? आपको नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन लोग रहते हैं? न्यूक्लियस के परिवार में, न्यूक्लियस इज अ परिवार, उसके अंदर कौन कौन रहते हैं? उसके अंदर रहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो मैंने अगर सारे न्यूट्रॉनों को एक एक करके तोला और प्रोटॉनों को भी एक एक करके तोला, तो वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। वो होगा क्या? सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और अगर मैंने पूरा का पूरा न्यूक्लियस उठा करके रख दिया, तो सबको इंडिविजुअली तोला, सबको उठा करके इकट्ठे तोल दिया, पूरा न्यूक्लियस उठा के तोल दिया अगर मैंने एक साथ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ द फैमिली, वो होगा मास ऑफ द फैमिली, है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो। तो देखने में पता क्या आता है? देखने में आता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो कम आता है, और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास जो है वो ज्यादा आता है। अब सोचो कितनी हैरानी है इस बात पर कि भाई अलग अलग तोल रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई वो नहीं रह गया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ करता था एक चीज, क्या वो वायलेट हो रहा है क्या यहां पर? हाँ भाई वायलेट हो रहा है। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पूरा नहीं पढ़ा गया। कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एनर्जी भी मास में और मास भी एनर्जी में चेंज हो सकता है। देखो हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये एकत्र आए, जब ये संगठित हुए, जब ये फैमिली बने, तो सबने अपना कुछ 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 सेक्रीफाइस किया। परिवार में होता ही ऐसा है। अगर आप चाहते हो कि परिवार एकजुट रहे, आप चाहते हो कि परिवार एक साथ बैठ करके एंजॉय करे, खाना खाए, मौज करे, घूमने जाए, खेलने जाए, है ना, हंस खेल करके बातें करे, तो सबको अपने अपने पर्सनल बेनिफिट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। नहीं करने पड़ते क्या? आप भी कभी कभी घर वालों की बातें मानते हो, घर वाले भी कभी कभी आपकी बातें मानते हैं, है ना। कभी पापा मम्मी की वजह से चुप हो जाते हैं, कभी मम्मी पापा की वजह से चुप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से चुप होते हैं। है, होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं तो अगर सब अपना अपना बोलने लगे और सब अपने अपनी दिशाओं में निकल गए तो क्या होगा? क्या परिवार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ गए ना? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। जब ये न्यूक्लियॉन्स एकत्र आते हैं, जब ये न्यूक्लियॉन्स चाहते हैं कि हम एक फैमिली बने, तो सबको अपना अपना कुछ कुछ सेक्रीफाइस करके आना पड़ता है। और वो क्या सेक्रीफाइस होता है? वो मास सेक्रीफाइस होता है। सब अपना अपना कुछ 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 मास छोड़ते हैं, और वही मास क्या होता है? एनर्जी में तब्दील होता है। उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अभी पढ़ेंगे उसको आगे जाकर के, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। समझ गए ना? तो देखा क्या गया है, ऑब्जर्व क्या हुआ है? ऑब्जर्व ये हुआ है कि सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स के, वो ज्यादा आते हैं, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप में क्या आता है? कम आता है। ठीक है, देखो तो मास डिफेक्ट को कैसे लिखा जाता है? मास डिफेक्ट को लिखा जाता है कुछ ऐसे कि मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल masses of nucleons minus mass of nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस खुद ही उनसे मिलकर बना हुआ है बेटा, है ना? इकट्ठा तोला जाएगा तो कुछ कम रहेगा हमेशा। ठीक है ना? सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस जो होंगे वो हमेशा क्या आएंगे? ज्यादा आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मास डिफेक्ट होता है विच इज डेल्टा एम, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। का मतलब क्या हुआ कि भाई जो Z है, Z क्या होता है? Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? इसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस बचे कौन? प्रोटॉन तो हो गए, प्रोटॉन तो तोल दिए, प्रोटॉन तो तोल दिए। Z मतलब एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई एटॉमिक नंबर बोले या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, बात एक ही है। और ये MP क्या? यह है मास ऑफ प्रोटॉन। इंडिविजुअल एक प्रोटॉन का मास है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या गया? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब लिखूंगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो कैसे लिखूंगा? वो लिखूंगा A माइनस Z। ए क्या है? ए है मास नंबर। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उसमें से प्रोटॉन हटा दिए तो क्या बच गए? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बच गए खाली। तो ये बात आपको पता है, 9th क्लास से बातें पता है आपको। ये मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठा है, ये सिर्फ प्रोटॉन है, तो इकट्ठे में से प्रोटॉन हटा दिए तो न्यूट्रॉन बच गया। तो A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे Mn से, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और माइनस करेंगे किसमें से? माइनस करेंगे पूरे के पूरे न्यूक्लियस में से। पूरे न्यूक्लियस को सिर्फ M भी लिख सकते हो, पूरे न्यूक्लियस के मास को क्या? M भी लिख सकते हो। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है बेटा? ये फॉर्मूला बन जाता है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है ना? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला मैं पूरा ढंग से लिख देता हूं इसको कि हर चीज क्या कहती है। तो भाई ये Z है एटॉमिक नंबर, MP है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने आप ही क्या मिल गया? टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स मिल गए दोनों को मल्टीप्लाई करके। A माइनस Z क्या है भाई? A माइनस Z क्या है? A माइनस Z है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, और माइनस कर दिया किसमें से? न्यूक्लियस के मास में से, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ये क्या मिल गया? ये मास डिफेक्ट मिल गया, मास डिफेक्ट मिल गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो भाई, बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? देखो अभी अभी हमने चीज देखी कि भाई अगर आपको एकत्र आना है, संगठित होना है, तो अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है और कलेक्टिव बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो सबके भले की बातें हो, है ना? सबका साथ सबका विकास। तो सबके विकास की बातें करनी है अगर, तो अपने पर्सनल विकास की बातें आपको छोड़ देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए, है ना? तो वही आप क्या कर रहे हो, वही आपका सेक्रीफाइस है। सही बात है ना? तो न्यूक्लियॉन्स जब सारे इकट्ठे आए, एकत्र आए, संगठित हुए और न्यूक्लियस बनाया, तो अपना अपना स्वार्थ छोड़ा, अपना अपना थोड़ा सा मास छोड़ा, और जो मास छोड़ा उसे कहते हैं मास डिफेक्ट, है ना? जो मास छोड़ा उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। डिनोट करते हैं डेल्टा M से, डिनोट करते हैं डेल्टा M से। ठीक बात है? तो अब बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रही है। मास जाता कहां है? ये मास जाता है उनके बीच में प्यार बढ़ाने में। जो परिवार बना है वो अपने अपने सेक्रीफाइसेस को छोड़ के ही तो बना है, हाँ कि ना? तो वो क्या आ गया? वो जो सेक्रीफाइस छूटा है वही आपको रिटर्न क्या देगा? एज अ प्यार देगा, अट्रैक्शन देगा, है ना? लव देगा। तो आपस में सब में क्या आ जाएगा? प्यार आ जाएगा। पूरा परिवार एकजुट होकर के रहेगा, प्रेम पूर्वक रहेगा, अगर सबने अपने अपने निजी स्वार्थों को साइड पे रखा है तो।
सही बात है ना। तो ऐसे ही ये मास डिफेक्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप जानते हो E इज इक्वल टू MC², ये आइंस्टीन साहब की इक्वेशन है ना। इसमें जो ये M है ना, ये मास डिफेक्ट की ही बात है बेटा, और ये जो एनर्जी है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी ही है। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M और C² को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगी बेटा, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। यही है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, ये मास डिफेक्ट है, और ये लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी इस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। मुझे एक बात बताओ, अगर एक परिवार प्यार से बंधा हुआ है, एनर्जी से बंधा हुआ है, तो क्या उसको तोड़ना आसान है? नहीं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन हर चीज की कीमत होती है ठीक है ना। सोचो अगर मैं विलन बन के जाऊं, है ना, और एक परिवार को तोड़ने की साजिश रचूं, मैं एक के कान भरूं, एक के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूं, दो लोगों के बीच में आग लगाऊं, तो उसमें कुछ एफर्ट लगेंगे या नहीं लगेंगे? पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। तो आप उसको क्या मानोगे? आप उसको मानोगे कि एनर्जी आई है एक्सटर्नल, ये एनर्जी आई है क्या करने के लिए? ये एनर्जी आई है इस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। तो होगा क्या कि जिस भी कर्ज से, जिस भी प्रेम से ये बंधे हुए थे, अगर वही एनर्जी मैंने इन सबको दे दी, तो ये क्या होगा? ये परिवार खंड खंड हो जाएगा, यानी ये परिवार जो है वो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो किसी भी न्यूक्लियस को अगर तोड़ना हो, किसी भी न्यूक्लियस को अगर तोड़ना चाहते हो, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दोगे, पूरा न्यूक्लियस फट जाएगा, पूरा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? फट जाएगा। समझे बात को? तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस बंधा हुआ है, और वही चीज अगर हमने प्रोवाइड कर दी, जिससे बंधे हुए थे वही हमने इनको प्रोवाइड कर दिया, तो ये छूट जाएंगे, ये सब दूर दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से। समझ गए ना। तो पूरे न्यूक्लियस को अगर फोड़ना चाहते हो, हर एक पार्टिकल को, न्यूक्लियस के हर एक न्यूक्लियन को एक दूसरे से दूर करना चाहते हो, अगर आग लगानी चाहते हो किसी परिवार में, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी उस परिवार की जाननी पड़ेगी, उसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो टूट जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो अब बात ये करते हैं कि क्या आप पूरा न्यूक्लियस तोड़ना चाहते हो, या आप उस न्यूक्लियस में से कुछ न्यूक्लियॉन्स को तोड़ना चाहते हो, है ना भाई। अरे एक बात बताओ ना, अगर एक परिवार को तोड़ना हो, है ना, तो सबसे आसान तरीका क्या है? किसी एक आधे को तोड़ दो, है ना। एक आधे के साथ अगर आप कुछ उसके कान भर दिए, जहर घुल दिया उसके कान में, है ना, या आग लगा दी एक के दिमाग के अंदर, है ना, तो वो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो अगर आप पूरे के पूरे न्यूक्लियस को नहीं तोड़ना चाहते, आप एक या दो को तोड़ना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए होती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की अगर आपने न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दी, तो ये क्या मिल गया बेटा? ए से डिवाइड कर दी, क्या मिल गया? ये मिल गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी मान लो सिर्फ दादाजी तोड़ने थे, तो दादाजी के कान भर दिए दादी के बारे में, बेटे के बारे में, बहू के बारे में, बस दादाजी बिरट गए, दादाजी निकल लिए बाहर, है ना, दादाजी लड़ पड़े सबसे। हो सकता है मैं दादी जी के कान भर दूं हो सकता है मैं पापा जी के कान भर दूं, मम्मी जी के भर दूं, किसी के भर सकता हूं, तो वो क्या होगी? वो होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक व्यक्ति की कीमत कितनी है? एक व्यक्ति की कीमत कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी क्या था? वो था कि पूरे परिवार को तोड़ने की कीमत कितनी है। हर एक को तोड़ना हो, हर एक को एक दूसरे से अलग करना हो, तो कीमत क्या है? ये है एक की कीमत क्या है। समझ गए ना। यानी एक न्यूक्लियस में अगर बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो किसी एक प्रोटॉन को निकालने की कीमत कितनी है? एक न्यूट्रॉन को निकालने की कीमत कितनी है? इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ए का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, और बाइंडिंग एनर्जी वो क्या है? पूरे न्यूक्लियस की है, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बड़ी ही मेहनत लगा करके हर एक न्यूक्लियस की स्टडी करी है, और हर एक न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है, वो यहां पर पीछे बना हुआ है। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो परिवार का उतना ही पक्का है ना, वो परिवार में से उतना ही ज्यादा प्यार करता है, निकलना नहीं चाहता, है ना। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना बात को भाई। एक परिवार है जो पहले से ही बहुत ज्यादा एकजुट होकर के रहता है, और एक परिवार है जो पहले से ही आपस में लड़ मर रहा है। इनको तोड़ना ज्यादा आसान है, इनको तोड़ना काफी मुश्किल है। समझ पा रहे हो ना बात को भाई। एक देश ऐसा है, देश सोचो, एक देश ऐसा है
जिसमें सब के सब लोग 100% लोग देशभक्त हैं, एक भी देशद्रोही नहीं है, एक भी देशद्रोह नहीं कर सकता, एक भी राज्यद्रोह राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकता। हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है, हर व्यक्ति नेशनलिस्ट है ना, हर व्यक्ति राष्ट्र के हिसाब से चलता, राष्ट्र की सोचता है, देश की सोचता है। तो ऐसे देश को तोड़ पाना कठिन से कठिन से कठिन है। मानते हो कि नहीं मानते बात को, है ना। और एक देश में पहले से ही बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कहीं पर भी तीली लगाई तो बारूद बिछा हुआ, भाई आग लग जाएगी। समझ गए ना बात को। तो इसीलिए अगर हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी होगा तो ऐसे राष्ट्र को तोड़ने में क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। वही खेल है न्यूक्लियस के साथ भी। अगर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, यानी हर व्यक्ति की कीमत बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति बिकने वाला नहीं है, हर व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, हर व्यक्ति के कान भरे नहीं जा सकते, है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। समझ गए ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे करके सारे न्यूक्लियस की स्टडी करी, बहुत सारे न्यूक्लियाइयों की स्टडी करी, और यह पाया कि आयरन सबसे स्टेबल होता है। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा। इट इज हाईली स्टेबल। तो देखो आयरन कहां पर आया हुआ है, आयरन आया हुआ है यहां पे टॉप पे, ठीक है ना। इस जगह पर आयरन होता है, वैसे यहां इस जगह पर आयरन होता है, यहां इस जगह पर हाईएस्ट, यह आयरन की जगह है। हाईएस्ट जगह पर क्या होता है, आयरन होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है ये, है ना। और ये मास नंबर के साथ उसका ग्राफ है, ठीक है ना। मास नंबर आयरन का होता है 56, है ना। तो ये होता है हाईएस्ट पर, 8 और 9 के बीच में, 9 के थोड़ा सा नजदीक होता है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो आयरन क्या है, आयरन सबसे स्टेबल है सारे एलिमेंट्स में से, ठीक है जी। और ये लोग क्या होंगे फिर, ये हाइड्रोजन जैसे लोग क्या होंगे फिर, ये हाईली अनस्टेबल होंगे। अच्छा ये कैसे होंगे फिर, यूरेनियम जैसे लोग कैसे होंगे, ये भी हाईली अनस्टेबल होंगे। सर वो कैसे, बेटा देखो ग्राफ ये बताता है अपने को कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, और यूरेनियम की भी देखो 6-7 के बीच में कहीं आ रही है, देख रहे हो। यानी हाइड्रोजन भी अच्छा खासा स्टेबल नहीं है और यूरेनियम भी अच्छा खासा स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा सोचो, और ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा सोचो, कैसे अचीव करेगा स्टेबिलिटी को। देखो क्या होता है, सुनो। जिन न्यूक्लियसिस का, न्यूक्लियाइयों का, न्यूक्लियाई बोलना चाहिए, न्यूक्लियसिस नहीं होता, न्यूक्लियाई का मतलब प्लूरल ही है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई जो चैप्टर का नाम है वो प्लूरल हो गए ठीक है ना। तो आप किन के बारे में पढ़ रहे हो, आप न्यूक्लियाइयों के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, मोर देन न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बात को समझना, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं ना वो हाईली अनस्टेबल है, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, होगा ये कि ये लोग फ्यूज होते हैं, ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं और अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। आयरन की तरफ तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनता है, हीलियम बनता है। सन की एनर्जी है, इसको बोलते हैं फ्यूजन होना। तो जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये परफॉर्म करते हैं फ्यूजन को, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूज करने का मतलब होता है एक दूसरे में घुस जाना और बड़ा न्यूक्लियस बना लेना। बड़ा न्यूक्लियस क्यों बना लेना, क्योंकि बड़े न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, लेकिन बहुत बड़े भी स्टेबल नहीं होते। तो सर ये बहुत बड़ों का क्या होगा फिर, ये भी स्टेबल नहीं है, तो ये टूटते हैं, ये टूट के स्टेबल होते हैं, ये जुड़ के स्टेबल, ये टूट के स्टेबल, ये जुड़ के स्टेबल, ये टूट के स्टेबल, ये वाले करते हैं फिजन। इसी वजह से बेटा न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एटम बम जो बना है नागासाकी हिरोशिमा पर जो गिराया था किसने, अमेरिका ने, वो फिजन बम था, प्लूटोनियम थोरियम था उनमें। तो प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कैसे हैं ये, फिजन करने वाले हैं, ये खुद को तोड़ के स्टेबल होते हैं। जब ये टूट जाएंगे तो इस तरफ को बढ़ेंगे, और जब ये जुड़ जाएंगे तो इस तरफ को बढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को। ये चाहते हैं हमारा मास नंबर कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, चाहते हैं हमारा मास नंबर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो जाएंगे तो ऊपर चढ़ेंगे ग्राफ में, ये बोलेंगे कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, तो ऊपर चढ़ेंगे ग्राफ में। हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े वो। कोई न्यूक्लियस टूटना नहीं चाहता, कोई परिवार टूटना नहीं चाहता, लेकिन कीमत चुकाई जाती है। अगर वो कीमत चुका दी तो टूट जाएगा, वो एनर्जी दे दी तो टूट जाएगा। समझ गए ना। तो भाई बड़े एटम, बड़े न्यूक्लियाई क्या करते हैं, टूटते हैं और स्टेबल होते हैं, और छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और स्टेबल होते हैं। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो बोलेंगे कि फ्यूजन हो गया है, जब ये टूटेंगे तो बोलेंगे फिजन हो गया है। तो इस वजह से फिजन और फ्यूजन होता है। इस ग्राफ से समझ में आता है अपने को,
ठीक है ना। अच्छा, क्या आप सोच सकते हो कि जो आयरन है वो फ्यूजन या फिजन करेगा? क्या उसे जरूरत है? क्या आयरन को फिजन या फ्यूजन करने की जरूरत है क्या? नहीं। कहां जाएगा? और सबसे ऊपर तो बैठा है, इससे और कहां ऊपर जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इससे जो नीचे वाले हैं वो क्या करेंगे? फ्यूजन करके ऊपर चढ़ेंगे, और ये फिजन करके ऊपर चढ़ेंगे। चाहते तो दोनों स्टेबल होना ही है, चाहते हर न्यूक्लिया यही चाहता है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या करे? बढ़े, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं इस बात को बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज स्मॉल न्यूक्लियाई fuses to become bigger as their binding energy per nucleon increases, ठीक है, in order to stabilize bigger nucleus बिगर न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या होंगे? टूटेंगे, है ना, ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई टू हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। क्लियर बात? तो दोनों ही चाहते हैं अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना, एक फ्यूजन करके एक फिजन करके। तो देखो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई। लाइटर न्यूक्लियन हेवर न्यूक्लियर आर नॉट स्टेबल ना तो हल्का न्यूक्लियर स्टेबल है और ना ही भारी न्यूक्लियर स्टेबल है, दोनों ही स्टेबल नहीं है ना। आयरन जो 56 वाला है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, जिसकी वैल्यू 8.75, मैंने आपसे कहा था ना कि 9 के करीब पहुंच रही होती है, ठीक है ना, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो बहुत हाई है। द पीक्स इन द ग्राफ शो दैट दीज न्यूक्लियर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियर। देखो यहां पर कुछ कुछ जगह पर आपको पीक देखने को मिलेगी, ये एक पीक है हीलियम की, है ना, फिर ये डाउनफॉल है, फिर पीक है, फिर डाउनफॉल है, फिर ऐसे से करके चल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जो नेबरिंग एटम से हम जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब जिसकी ऊपर की तरफ पीक है ना वो स्टेबल ज्यादा है ना। तो हीलियम बहुत स्टेबल है, हीलियम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन काफी स्टेबल है, ठीक है। तो पीक्स इन द ग्राफ शो दैट दीज न्यूक्लियर मोर स्टेबल देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द रेंज ऑफ 30 से लेकर के 170। देख सकते हो आप, 30 से लेकर के 170, 30 से लेकर के 170। कहां है भाई 30? ये देखो, ये 30 है, यहां से 30 स्टार्ट है 30, और ये 170 यहां तक, है ना। ऑलमोस्ट सीधा सा ग्राफ है, ऑलमोस्ट सीधा सा ग्राफ है। तो यहां तक क्या रहती है? यहां तक सेम सी ही बाइंडिंग एनर्जी रहती है, सब लोग बराबर के स्टेबिलिटी वाले होते हैं, बराबर के स्टेबिलिटी वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ओके। चलो सवाल आया, सवाल ट्राई करिए आप। चलिए भाई, सवाल कह रहा है कि मास जो है लीथियम के न्यूक्लियस का वो 0.042 U लेस है सम ऑफ द मास ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स, उसके न्यूक्लियॉन्स है। यानी ये क्या है बेटा? ये मास डिफेक्ट है, ये डेल्टा एम है। ये जो आपको दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? डेल्टा एम दिया हुआ 0.042 U, ये डेल्टा एम दिया हुआ आपको। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालनी, आइए बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी होती है भाई क्या? mc स्क्वायर ना, तो डेल्टा एम और सी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो डेल्टा एम कितना है? डेल्टा एम 0.042, ठीक है जी, और सी स्क्वायर, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, ओके। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि भाई 931.5 ऑलमोस्ट, है ना, 931.6 ले लो, 5 ले लो, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है बेटा 1 U के लिए एनर्जी का कन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये पूरा सॉल्व करने की आपको कतई जरूरत नहीं है अगर आपको ये पता है तो ऑलरेडी, क्योंकि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये निकाला गया है, अभी देखा था ना हमने। तो 1 U जो निकाला है वो 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पहले से अपने को पता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं 0.042 की, है ना। और इसको, ये भी U है,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो एक काम करते हैं, हम इसको नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, 1000 लेते हैं इसको। क्यों सर, इतनी इतनी ज्यादा भी नियर वैल्यू क्यों ले रहे हो आप? तो भाई इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे नियर आंसर पता चल जाएगा क्या है। तो मैं इन चारों में से आराम से क्योंकि देखो ना वेरिएशन बहुत ज्यादा, 23 है, 46 है, 5.6, 3.9, अगर ये आसपास होते तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ती। अभी 1000 लेकर के काम चलाता हूं मैं। तो ये 0.042 इंटू 1000 से करूं मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है, ये पॉइंट हटा के 3 जीरो कट रहे हैं, 42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना। ये क्या आई है, ये बाइंडिंग एनर्जी आई है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं आई, आपने पर न्यूक्लियन निकालनी है बेटा। 42 वाला 46 पता टिक मार देता है, नहीं करना ये काम। आपने निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी बीई डिवाइड बाय ए। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई है, लगभग 42 आई है ना। 42 आई है, 42 थोड़ी कम होगी, पक्की बात है। 42 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि मैंने यहां पर 1000 ले लिया था ना, तो 42 नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ही है। और ए से उसको कर रहे हैं डिवाइड। ए कितना है, ए है 7 है, तो 7 6 जा 42, 6 से थोड़ी कम आएगी और 6 से थोड़ी कम, 6 से थोड़ी कम, 6 से थोड़ी कम, 5.6। ऐसे करना है, समझ में आया? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कुछ कंक्लूजन्स भी आपके सामने, फटाफट से देख लेते हैं उनको भी। सिंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूज आर हाई, है ना, सो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आई है, इसका मतलब इनके बीच में प्यार क्या है, ज्यादा। इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो न्यूक्लियर फोर्स देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो बाइंड करी हुई है न्यूक्लियॉन्स को। इनके बीच में प्यार ज्यादा, जो मास है वो कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, और वो एनर्जी किस वजह से आई है, वो एनर्जी आई है इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। जिनका 30 से कम है, यानी जो अनस्टेबल वाले हैं, जो फ्यूजन करेंगे, छोटे छोटे जो न्यूक्लियर, उनकी बात हो रही है। दे शो न्यूक्लियर फ्यूजन, वो फ्यूजन होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, है ना। फॉर ए बड़ा होगा अगर 170 से, तो वो क्या करेंगे, दे शो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी स्प्लिट होंगे टू गेन स्टेबिलिटी। समझ गए ना? छोटे वाले कंबाइन होकर स्टेबिलिटी गेन करेंगे और बड़े वाले स्प्लिट होकर स्टेबिलिटी गेन करेंगे, यही लिखा हुआ है। आगे चला जाए। द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 से लेकर के 170 के बीच में इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। सही बात है भाई, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है। कंसिडर a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus, it will be under the influence of only some of its neighbors which come within the range of the nuclear force. If any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force from the particular nucleon, it will have no influence on the binding energy of the nucleon. ये बात देखो, समझो, ये बात समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा जो 30 से लेकर के 170 वाले हैं ना, ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी सेम सी, पता क्यों है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी सेम इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो एक न्यूक्लियॉन बैठा है ना, उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है ना, वो बस उसके आसपास वाले लगाते हैं, है ना। अब चाहे थोड़ा और बड़ा न्यूक्लियस भी हो जाए तो भी उसके आसपास वाले ही लगाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा न्यूक्लियस भी हो जाए ना तो भी उसके आसपास वाले ही लगाएंगे। समझ गए ना? लेकिन अगर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? अगर 170 से पार निकल जाए तो क्या दिक्कत होगी? सर 170 से पार निकल जाए तो पता क्या होगा, जो एक कोने वाला प्रोटॉन बैठा है ना, वो इस कोने वाले प्रोटॉन को रिपेल करना चालू कर देता है। यह दिक्कत होती है, यानी न्यूक्लियर फोर्स चली जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है। आइए थोड़ा सा जानते हैं दोनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको याद होगा क्लास 11th के अंदर जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर में आपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बातें करी हुई हैं। कौन कौन सी 4 फंडामेंटल फोर्सेस थी? एक थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं ऑर्डर वाइज बता रहा हूं, जो पहले आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तीसरी आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। याद है ना? ये चारों इसी ऑर्डर में है, जो सबसे तगड़ी वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या है बेटा, तगड़ी है। और ये कैसे कैसे लगती है पता है? ये ऐसे ऐसे लगती है। देखो, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 100 गुना ज्यादा तगड़ी है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा तगड़ी। एक शॉर्ट रेंज की फोर्स है, ज्यादा लंबे डिस्टेंस पर नहीं लगती। यानी अगर एक न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मान लो ये एक प्रोटॉन है, मान लो एक प्रोटॉन है, ठीक है। अगर इस प्रोटॉन की शॉर्ट रेंज के अंदर एक और प्रोटॉन आ जाए,
तो आपको लगेगा कि रिपेल होगा, ये रिपेल नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन पर तो चार्ज है प्लस प्लस का। हाँ बेटा है, लेकिन मेरे बच्चे अगर ये फर्मी डिस्टेंस पर आ जाए ना, अगर ये किस पर आ जाए, ये फर्मी डिस्टेंस पर आ जाए ना, तो फिर ये अट्रैक्ट करने लगते हैं एक दूसरे को। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, लेकिन ये बात सच है। ऐसे ही न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी जो कि न्यूट्रल होते हैं, तभी उनका नाम न्यूट्रॉन रखा हुआ। वो तो न्यूट्रल है, वो तो कभी अट्रैक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अगर फर्मी डिस्टेंस पर आ जाते हैं ना, तो वो अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। फिफ्थ पॉइंट लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा से क्या है बेटा, अट्रैक्टिव ही है नेचर में। ठीक है ना। और इवन एक बात बताऊं आपको, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं अगर वो फर्मी डिस्टेंस पर आ जाए तो। ये कहानी है सारी, इनकी वजह से होती है बाइंडिंग एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी आती है ना मास छोड़ करके, ये जो प्यार आता है ना, ये प्यार शॉर्ट रेंज का प्यार है। अगर ये रेंज बढ़ गई तो क्या होगा, सोचो सोचो। ये फर्मी डिस्टेंस पर जब तक हुए तब तक अट्रैक्ट करेंगे, फर्मी डिस्टेंस पर जब तक हुए तब तक ये सारा काम चलेगा, ये पांचों के पांचों पॉइंट चलेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, वही जो मैं भी बता रहा था बेटा, वही जो मैं भी बता रहा था। अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकल जाता है। फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकल जाएगा तो कोने पर बैठे जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, अब वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब वो रिपेल करना चालू कर देंगे। वो क्या करेंगे, वो रिपेल करना, यानी अपनी वाली औकात पर आ जाएंगे। प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता ना, तो बस वो रिपेल करना चालू, और ऐसे में वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। वो चाहेगा कि भाई मुझे तोड़ दो, मैं इससे बड़ा परिवार नहीं संभाल सकता, अपना अपना जाकर के रहो भाई। सारे सारे बच्चे, 5 बच्चे पैदा किए और पांचों को अपना अपना दे दिया, भाई तुम जाओ जा करके रहो, मैं इतना बड़ा परिवार नहीं संभाल सकता, अपना कमाओ अपना खाओ। बस वही काम हुआ इनके साथ भी, समझे ना। तो जो कोने पर बैठे प्रोटॉन थे वो क्या कर गए, वो रिपेल कर गए एक दूसरे को। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि भाई ठीक है 30 वाला है, 30 मास नंबर वाला है, 50 मास नंबर वाला है, 100 मास नंबर वाला है, 170 तक भी है, तो भी बस उसके आसपास वाले क्या कर रहे होते थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे होते थे। यानी एक शॉर्ट रेंज की फोर्स है तो शॉर्ट रेंज पर लग रही होती थी। लेकिन अगर बड़ा न्यूक्लियस हो गया तो भाई कोने कोने वाले जो थे, ये वाला और ये वाला कोने वाला, अभी तक तो अट्रैक्ट कर रहा था थोड़ा बहुत, यहां पर आने के बाद वो अपनी असली औकात दिखा देगा। यानी बोलेगा भाई अब तो मैं प्लस हूं, अब तो मैं पॉजिटिव वाला हूं, तो पॉजिटिव वाले को क्या करूंगा, रिपेल करूंगा। इस चक्कर में न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो बड़े न्यूक्लियस इस वजह से अनस्टेबल होते हैं। ठीक है जी, पूरी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। शॉर्ट रेंज की फोर्स है, छोटी ही रेंज पर लगती है, फर्मी डिस्टेंस पर ही लगती है। इससे बड़ा डिस्टेंस होगा अगर, तो फिर वो अपना अपना खेल दिखाएंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कुछ नहीं करेगा, है ना, पता ही है तो आपको, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल पार्टिकल है ना, तो इसलिए अट्रैक्शन रिपल्शन की कोई सवाल ही नहीं है। डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था बेटा, कि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो फोर्स उसके क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होती है ना। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट रेंज में आते ही फोर्स लगनी चालू हो जाती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। देख रहे हो, तो चार्ज है या नहीं है अट्रैक्शन होगी, चार्ज है या नहीं है अट्रैक्शन होगी, चार्ज है या नहीं है अट्रैक्शन होगी, और ये अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का और फर्मी डिस्टेंस का। ठीक है, देखो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये फर्मी डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो डी ले लेता हूं इसको, फेम्टोमीटर या फर्मी में है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है बेटा, ऐसा ऐसा। और ये पता क्या, ये 0.8 की वैल्यू है, 0.8 ऑफ आर नॉट। आप देख सकते हो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या जा रही है बेटा, मैक्सिमम में नेगेटिव जा रही है ना। दिस मींस ये डिस्टेंस सबसे स्टेबल है, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल। ये कंडीशन क्या है, ये सबसे स्टेबल कंडीशन है, मोस्ट स्टेबल कंडीशन है कि जब डिस्टेंस क्या हो, 0.8 फर्मी हो। जब 0.8 फर्मी होगा ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा, तो फोर्स क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है ना। ये बात आपको पता ना, पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा होती है, पॉजिटिव में ज्यादा होती है, तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी है, रिपल्शंस होंगे, है ना। और जब ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या, फुल अट्रैक्शन है, तो इस टाइम पर क्या होगी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी। समझ गए ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर होती है, 0.8 पर होती है। इससे ज्यादा का अगर डिस्टेंस हो गया, है ना, यानी इफ आर बड़ा हुआ आर नॉट से, ये आर नॉट है, ये कैसे लिखा हुआ मैंने यार, 0.8 को कहते हैं आर नॉट,
ठीक है ना। तो अगर ये आर नॉट से बड़ा हुआ यानी इस तरफ गए आप, तो अट्रैक्शन ही होगी, है ना। यहां भी देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही है ना, तो अट्रैक्शन ही होगी, तो अट्रैक्शन ही होगी। लेकिन अगर आप बहुत पास ले आए ना, अगर आर बहुत छोटा हो गया, आप देख सकते हो, अगर आपने और छोटा कर दिया इस डिस्टेंस को, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है, यानी अब रिपल्शन चालू हो जाएगी। अब क्या चालू हो जाएगी, ये रिपल्शन चालू हो जाएगी। तो भाई ये न्यूक्लियर फोर्स बड़ा अजीब सा काम नहीं कर रही क्या, अट्रैक्ट भी कर रही है, रिपल भी कर रही है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से थी, अट्रैक्शन की वजह से थी। रिपल्शन की वजह से बाइंडिंग फोर्स नहीं होगी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, ध्यान रखना। आओ देखो, एक रफ प्लॉट बनाया गया पोटेंशियल एनर्जी का बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी तक क्या होगा, हाई स्टेबिलिटी होगी। फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर द डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, देखो होता क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है, ठीक है ना, व्हेन न्यूक्लियस वांट्स स्टेबिलिटी इट डिकेज अवे some of its particles also in the form of energy, alpha, beta, gamma डिके कहते हैं इनको, ठीक है। आइए समझिए, होता क्या कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब यह कि बेटा ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस बात को ध्यान रखना। कैसा प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब होगा, एक न्यूक्लियस कब फटेगा, नेचुरली कब फटेगा। नेचुरली स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आप इसको ट्रिगर भी कर सकते हो, है ना। स्पॉन्टेनियस भी है बट कैन बी ट्रिगर्ड, ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन नेचुरली कब फटा है, नेचुरली कब फटा है, क्यों फटा है, क्यों फटा का रीजन तो है, लेकिन कब फटेगा का रीजन नहीं है, बस ये फट जाता है। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कब फटेगा, है ना। और अगर एक बार फटना चालू हो गया तो फिर इसके ऊपर स्टडी करी गई है, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि कब फटेगा। हाँ, ट्रिगर किया जा सकता है, वो बात सही है, आर्टिफिशियली ट्रिगर हो सकता है, लेकिन नेचुरली कब कोई न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी दिखा दे, कुछ नहीं पता, ठीक है जी। तो 3 टाइप के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन उनसे पहले हम कुछ लॉज को समझ लेते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉज है, कुछ स्टडीज है जो कि हम कर पाए हैं, लेकिन उसके फटने के बाद, है ना, कब फटेगा नेचुरली नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। क्यों फटता है का आंसर तो आपको समझ में आता है कि भाई हां स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को बढ़ाना चाहता है वो, इसलिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अपने छोड़ देता है, कभी अल्फा डीके कर देता है, कभी बीटा डीके, कभी गामा डीके। क्या होता है अल्फा बीटा गामा, पढ़ेंगे इसको। पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या करता है, कुछ एनर्जी को निकाल देता है, कुछ पार्टिकल्स के भाग के निकल जाते हैं ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। ये बात नहीं पता कि कब चालू करेगा और कब बंद करेगा। बंद भी कर देता है, अपनी मनमर्जी से बंद भी कर देगा, अपनी मनमर्जी से चालू भी कर देगा, लेकिन हम बस ये गेस कर पाते हैं कि ये आधा कितने समय में हो जाएगा, इसके ऊपर स्टडी करी गई है, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूं कि बात क्या कर रहा हूं। देखो, पहला जो लॉ है रेडियो एक्टिविटी का, वो ये कहता है कि भाई जो अमाउंट है किसका, न्यूक्लियस का, जो डिके कर रहे होते हैं, है ना, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। क्या मतलब बना इस बात का, इस बात का मतलब ये बना कि भाई जितना डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, जितना टूटना चल रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है। समझाता हूं इस चीज को एक एग्जांपल के साथ। मान लो एक आदमी के पास 5 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, और 5 करोड़ रुपए वो जा करके खूब स्पेंड भी बहुत करता है। भाई जिसके पास 5,000 रुपए हैं वो स्पेंड भी कम ही करेगा, और उसके 5 करोड़ रुपए हैं वो स्पेंड भी ज्यादा करेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो एक ऐसा पागल आदमी है, 5 करोड़ रुपए हैं, आज गया 1 करोड़ उड़ा के आ गया, कल गया 1 और करोड़ उड़ा के आ गया, परसों गया 1 करोड़ उड़ा के आ गया, 1 और करोड़, 5 दिनों के अंदर 5 करोड़ उड़ा दिया उसने, क्योंकि 5 करोड़ थे तो जितना था उतना उड़ाया। यानी बात को समझना कि अगर आप चाहते हो कि भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़े डीके, तो आपको फिर अमाउंट भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। सीधी बात बोलूं तो जितने ज्यादा
न्यूक्लियॉन्स होंगे, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा, जितना ज्यादा अमाउंट होगा न्यूक्लियस का, उतना ही ज्यादा फटेगा भी, उतना ही तेज फटेगा भी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिके जो होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। क्या ये लॉ क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक माइनस का साइन और आता है। क्यों आता है? क्यों आता है माइनस का साइन? माइनस का साइन ये डिनोट करता है, नेगेटिव साइन डिनोट्स कि ये अमाउंट धीरे धीरे कम हो रही है। भाई देखो, जैसे जैसे एक न्यूक्लियस फटता चला जाएगा तो वो न्यूक्लियस का मास कम होता चला जाएगा, अमाउंट कम होता जाएगा, अमाउंट कम होता जाएगा, तो फिर उनका डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर डिसइंटीग्रेशन का रेट बढ़ रहा होता तो dN/dt पॉजिटिव लेते, लेकिन इसका रेट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले ज्यादा था तो ज्यादा स्पेंड करता था, अब कम हो गया तो कम स्पेंड करेगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए माइनस क्या आएगा, साथ में आएगा, नेगेटिव साइन डिनोट्स इट इज डिक्रीजिंग रेट। समझ गए ना? ये रेट कैसा है, घटता हुआ रेट है, डिक्रीजिंग रेट है, ठीक है जी, डिक्रीजिंग रेट है। तो माइनस dN/dt क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके, n के, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज सुनो क्या है। तीसरी चीज ये है कि भाई ठीक है, dN/dt प्रोपोर्शनल था किसके, n के, माइनस के साथ, माइनस कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको एक फॉर्मूला बना लें, है ना, तो यहां पर एक लैम्डा करके हम कांस्टेंट डालते हैं, उसके साथ इस n को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। रेट ऑफ डिके है ये, है ना, रेट ऑफ डिके है ये, बराबर होता है किसके, व्हाट इज दिस लैम्डा, ये लैम्डा है बेटा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या है, ये है डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, अमाउंट है ये, ठीक है, ये अमाउंट है। तो या तो इसको आप डिके कांस्टेंट बोलो, या फिर आप इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये हर न्यूक्लियस के लिए अलग होता है, ठीक है जी, हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। आगे चलते हैं, तो बेटा आगे चलते हैं, अब डिके के यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। देखो जो dN/dt हमने पढ़ा है ना अभी, dN/dt माइनस ऑफ लैम्डा n, इसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, है ना, इसी का नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। तो इस रेडियो एक्टिविटी को नापने के, तोलने के कुछ यूनिट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, ये है जितने डिके होंगे डिवाइड बाय टाइम। तो इसको बेकरल में, क्यूरी में, रदरफोर्ड में, तीनों यूनिट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। एक बेकरल का मतलब होता है 1 डिके हो रहा है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में जब 1 डिके हो दैट मींस 1 बेकरल, ठीक है। एक क्यूरी का मतलब होता है जब 3.7 × 10 की पावर 18 डिकेज हो 1 सेकंड के अंदर। और 1 रदरफोर्ड का मतलब होता है 10 की पावर 6 डिकेज हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको अगर लैम्डा n लिख रहे हैं, है ना, डिके पर सेकंड लिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये अमाउंट हो गया, है ना, ये तो नंबर हो गया, है ना। तो यहां से लैम्डा की जो यूनिट आ गई वो आ गई 1 डिवाइड बाय सेकंड, है ना, यानी सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। 2 यूनिट्स आपको बताई गई हैं, एक रेडियो एक्टिविटी की और एक लैम्डा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा एक बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या कहता है, हाफ लाइफ कहता है कि भाई मान लो अगर इनिशियली हमारे पास n0 नंबर था न्यूक्लियस का, ठीक है ना, इतने सारे न्यूक्लियाई थे हमारे पास, ठीक है। तो ये अपनी अमाउंट से आधी अमाउंट पर कब हो जाएंगे, अपनी अमाउंट से आधी अमाउंट पे कब हो जाएंगे, ये निकाला गया है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, ठीक है ना। और इसी वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाफ लाइफ। टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं, टी और पैर में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम है ना ये कांस्टेंट है, दिस टाइम इज कांस्टेंट। मतलब क्या बना इस बात का, इसका मतलब ये बना कि n0 तो हो गया इतने टाइम में। अब ये n0 डिवाइड बाय 2 ये हाफ कब होगा, यानी ये n0 डिवाइड बाय 4 कब होगा, तो ये भी होगा उसी हाफ टाइम के अंदर ही। और फिर ये n0 डिवाइड बाय 8 कब होगा, यानी इसका भी हाफ कब होगा, ये भी होगा उसी टी हाफ के अंदर। यानी ये टी हाफ क्या रहेगा, दिस टी हाफ विल रिमेन कांस्टेंट। समझ पाए, ये टी हाफ क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिन लोगों ने स्टडी करी इस न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन के ऊपर,
उन्होंने कहा कि हाफ लाइफ क्या है, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। और इस हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला बताया गया वो बताया गया कि भाई टी हाफ अगर आपने निकालना हो तो इट इज 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, वही डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है कि हाफ लाइफ कितनी होगी, ठीक है जी। तो एक और फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना कि अगर हमको अमाउंट निकालनी हो कि कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, मान लो 10 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, 20 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, उसके बाद कितनी अमाउंट इसकी बची है ना, तो वो बहुत सिंपल है, वो आता है n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर n, ठीक है जी। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर n हाफ लाइफ्स, ठीक है जी। इसके ऊपर सवाल बन सकता है तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अमाउंट जो बचेगी वो बचेगी एन नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर n, n क्या है यहां पर, n हाफ लाइफ्स है, ठीक है ना। जैसे भाई ये हुआ 1 हाफ लाइफ, ये हुआ 2 हाफ लाइफ, ये हुआ 3 हाफ लाइफ, ऐसे करते करते 10 हाफ लाइफ जब हो जाएंगी तो कितनी अमाउंट बचेगी, तो वो यहां से निकल जाएगी बहुत ही आराम से, है ना। 2 की पावर यहां पे 10 डालना और आंसर निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बात करते हैं एवरेज लाइफ के बारे में। देखो जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था उसकी भी डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, कट चुकी है, और इसकी भी, ये भी पूरा बोर्ड में कट चुका है। तो सिर्फ सीयूटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फिर मुझे क्या जरूरत है लॉग निकाल के इंटीग्रेट करवाने की, कोई फायदा नहीं उन चीजों का, ठीक है ना। आप सीधे सीधे फॉर्मूलों को याद रखो। तो अगर टी एवरेज की कोई बात करे आपसे, है ना, टी एवरेज की अगर कोई आपसे बात करेगी एवरेज लाइफ कितनी होगी उसकी, तो किसी भी न्यूक्लियस जो इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट कर रहा उसकी एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ जो होती है वो होती है 1 डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, 1 डिवाइड बाय डिसइंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टी एवरेज क्या आपको दिखता नहीं कि जो टी हाफ है वो 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा है, और 1 बाय लैम्डा ही टी की टी एवरेज है, यानी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टी एवरेज। ऐसे करके आप इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बना के रख सकते हो भाई, ठीक है ना। जो टी हाफ होता है वो 0.693 टी एवरेज है ना, ये log 2 है बेटा, ln2 है ये, है ना। टी हाफ इज नेचुरल लॉग ऑफ 2, है ना, और इनटू में टी एवरेज, ठीक है। तो ध्यान में रखना भैया इसको, है ना। सीयूटी के लिए काफी काम किया, ये भी और ये भी, है ना। यहां लिख देता हूं और सीयूटी, बोर्ड के लिए नहीं, है ना, बोर्ड के लिए सब चीजें कट चुकी हैं, ठीक है ना, ये भी सीयूटी के लिए। ओके, आगे चला जाए। चलो एक सवाल है आपके सामने, ट्राई करिए इसको। देखो भाई सवाल बहुत प्यारा है। सवाल कह रहा है कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स है जिसकी हाफ लाइफ है 2 घंटा, 2 घंटा उसकी एक हाफ लाइफ है, यानी टी हाफ की जो वैल्यू है वो है 2 आवर्स, ठीक है। एम्स रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी विच इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ लेवल, सेफ लेवल से 64 टाइम्स ज्यादा इंटेंसिटी का क्या कर रहा है वो, रेडिएशन एमिट कर रहा है, यानी वो क्या रह जाएगा कुछ टाइम के बाद 64 टाइम्स रह जाएगा बस, यानी जो आपका n होगा वो n नॉट का 64 टाइम्स ही रह जाएगा बस। समझ रहे हो बात को। n नॉट क्या था बेटा, ये था इनिशियल न्यूक्लियस जो थे, इनिशियल न्यूक्लियस का 64 टाइम्स ही बचेगा बस बाद में, क्योंकि वो 64 टाइम्स सेफ लेवल से क्या कर रहा है, फेंक रहा है, उससे ज्यादा पर क्या कर रहा है, फेंक रहा है ना। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद दिस सोर्स, है ना। तो कितने हाफ लाइफ के बाद वो इतना रह जाएगा वो आपको बस बताना है, ठीक है ना। तो आपको मैंने इसका शॉर्टकट बताया था अभी कि n जो होता है वो होता है n नॉट जो इनिशियली था कि डिवाइड बाय 2 की पावर n, है ना। तो 2 की पावर n को अगर मैं 64 के सामने रख दूं तो n निकल के आ जाएगा, वेयर n इज हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगे निकल करके, ठीक है ना। तो ये कितना है बेटा, ये 2 की पावर 6 है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ठीक है ना। तो 2 की पावर क्या है 6 है, और ये 2 की पावर n है, तो यहां से n निकल के क्या आ गया बेटा 6 आ गया, यानी ये n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, है ना। तो नंबर ऑफ टी हाफ्स जो है वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो एक टी हाफ जो है वो 2 घंटे के बराबर है, तो 6 टी हाफ कितने हो गए, 12 घंटों के बराबर हो गए, खत्म हो गया सवाल भाई, है ना। तो टोटल टाइम कितना आ गया 6 इंटू 2 आवर्स, यानी 12 घंटे, 12 आवर्स, है ना। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। चलो बेटा बात करते हैं अब एक एक करके सारे डीकेस के बारे में। पहला डीके जो है अल्फा डीके है। अल्फा डीके एक बड़ा न्यूक्लियस जब टूटता है अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, उसी को अल्फा डीके कहते हैं, ठीक है ना। यानी अल्फा डीके का मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल का बाहर निकलना,
है ना, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल कौन होता है? ये होता है हीलियम 2+, ठीक है ना, हीलियम 2+। अब हीलियम को लिखा कैसे जाता है? तो आपको अगर पता होगी कि हीलियम के निकलने का मतलब होता है कि 2 एटॉमिक नंबर निकल गए और 4 मास नंबर निकल गया, क्योंकि हीलियम एटॉमिक नंबर के हिसाब से 2 है और मास नंबर के हिसाब से क्या है, 4 है। उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेट करता हूं, यहां पर एग्जांपल लेट करूं कि भाई ठीक है, एक भाई बंदा है, यूरेनियम है जिसका नाम, ठीक है ना, यूरेनियम ले लो या अपना थोरियम ले लो या कोई भी ले लो, एक्स ले लो, चलो, है ना, कोई एक्स है, ठीक है, जिसका जेड है एटॉमिक नंबर, है ना, और ए है मास नंबर, ठीक है। उसमें से अगर हीलियम पार्टिकल निकल गया, है ना, हीलियम पार्टिकल निकल गया 2-4 हीलियम पार्टिकल निकल गया, ठीक है, तो जो कुछ बचेगा, जो भी न्यूक्लियस बचेगा वो कुछ वाई होगा, है ना। अब जेड में से 2 निकल गए तो यहां क्या बचेगा, या Z-2 बचेगा, और ए में से 4 निकल गए तो क्या बचेगा, A-4 बचेगा। समझ पाए बात को? तो कभी भी अगर अल्फा डिके हो रहा है तो आपने ए को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जेड को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके जी, और निकलेगी बहुत सारी एनर्जी, ठीक है जी, और निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। इस एनर्जी को क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू वैल्यू, इसे क्यू वैल्यू बोलते हैं, या डिसइंटीग्रेशन वैल्यू बोलते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको, है ना। और ये कैसे निकलेगी आप समझते हो, इसका मास में से इन दोनों के मास को क्या कर देना, माइनस कर देना, C² से कर देना मल्टीप्लाई, मास डिफेक्ट आ जाएगा ना। ये समझ रहे हो ना, एनर्जी कहां से आई होगी बेटा, ये इनमें से कुछ मास क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, है ना। तो जो भी इनका मास है माइनस किया, मास डिफेक्ट निकल के आ गया, मास डिफेक्ट जब निकल के आया उसको C² से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अल्फा डिके की खासियत यही है, अल्फा डिके की खासियत यही है कि भाई एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी, नो डाउट, ठीक है ना, और ए जो है वो 4 से सब्ट्रैक्ट होगा और जो जेड है वो 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बीटा डी के बारे में बात करते हैं। देखो बीटा डी के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव, लेकिन 99% केसेस के अंदर बीटा नेगेटिव ही होता है, रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग बीटा नेगेटिव की ही बात करते हैं और वही पूछा जाता भी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बीटा नेगेटिव डीके के बारे में। आप सोचोगे सर ये बीटा नेगेटिव कौन होता है, तो बीटा नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ये। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ही है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियस में कहां से आ गया इलेक्ट्रॉन, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर भी एनहिलेशन होती है न्यूट्रॉन्स की। एनहिलेशन का मतलब होता है न्यूट्रॉन टूटता है। तो क्या बनता है सर, न्यूट्रॉन टूटता है, तो करते हैं बात, ठीक है ना। तो यहां पर जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस में से निकला है, कोई मास तो नहीं है इसका, है ना, लेकिन इसके पास चार्ज क्या है, माइनस का चार्ज है ना, तो इसको -1 लिखना यहां पर सबसे उचित रहेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकालता है। मैं समझाता हूं क्या चीज हो रही है। देखो मान लो अगर हम लोग x लेट करते हैं, ठीक है ना, ये z है और ये a है, और इसने क्या किया, बीटा डीके किया। बीटा डीके करने का मतलब होता है कि इसका एक न्यूट्रॉन ऐसा होगा, बात को समझना, है ना, उसने क्या किया, वो टूटा, वो टूटा, जब वो टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, एनिलेशन हुआ है न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है। देखो ए में कुछ नहीं होगा, ए तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है ना। जेड में आपने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, एटॉमिक नंबर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और साथ में कौन निकल के भागा, साथ में निकल के भागा इलेक्ट्रॉन -1 वाला, और ये 0 ही रहेगा, ठीक है ना। साथ में निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो, इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये भी एक पार्टिकल ही है, न्यूक्लियर पार्टिकल। न्यूक्लियर पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, है ना, तो एनर्जी से क्रिएटेड पार्टिकल होता है, इसको एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी बीटा डीके होगा ना तो Z में से आपको एक ऐड करवा देना है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस वाला जो चार्ज है वो निकल के भाग जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बना हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं लास्ट डीके के बारे में, विच इज गामा डीके। देखो गामा डीके क्या होता है, गामा डीके का मतलब होता है भाई कि एक न्यूट्रल पार्टिकल, है ना, वो ही रिलीज हो रहा है, इसे बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन रिलीज अगर हुआ है बेटा, तो वो कैसे रिलीज होता है पता है ना आपको, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, अगर हम एटम के बारे में बात करें,
तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट पर आता है तो एक फोटोन निकालता है। केमिस्ट्री के अंदर आपने चीज पढ़ी है। यहां पर अगर हम न्यूक्लियस के अंदर ही ये बात माने कि भाई एक न्यूक्लियस अगर है ना, मैं एटम की बात नहीं करता, एटम में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस के अंदर की। तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, यानी कोई ऐसा न्यूक्लियन हो सकता है जो ज्यादा एक्साइटेड हो और कोई ऐसा न्यूक्लियन हो सकता है जो कम एक्साइटेड हो। तो उसके अंदर भी क्या हो सकती है, दो एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल, है ना। ये कुछ हो सकता है, ये मान लो -1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है ना, और ये हाइयर है ना, हाँ तो ये लोअर कर देता है -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां अगर कोई न्यूक्लियन छलांग मारे हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, कोई न्यूक्लियन छलांग मारे, है ना, कोई एक्साइटेड न्यूक्लियन है, कोई एक्साइटेड न्यूक्लियन है, मान सकते हैं ना इस बात को, हमने ऐसा होता नहीं है लेकिन मान तो सकते हैं ना कि भाई एक हाई एनर्जी लेवल है, एक लोअर एनर्जी लेवल है, ऐसे ही मानते हैं हम भी। एटम में भी किसने देखे हैं कि भाई हाँ ये हाइयर पे है, ये लोअर पर है, एनर्जियों का पता होता है बस अपने को। तो ऐसे यहां पर भी हो सकता है, एक हाई एनर्जी पर एक लोअर एनर्जी पर। तो हाई से लो जब भी आएगा तो क्या करेगा भाई, एक फोटोन रिलीज करेगा, आपको ये बात पता है, एक फोटोन रिलीज होगा। तो ये फोटोन किसके फॉर्म में रिलीज होता है बेटा, ये रिलीज होता है गामा पार्टिकल के फॉर्म में। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई, मान लो ये कोई x है ना, इसका कुछ z है, इसका कुछ a है, ठीक है। तो इसमें से अगर फोटोन निकल के भागा तो ना a में कोई चेंज आएगा, ना ही इसके, बेसिकली आप समझ रहे हो, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये z का z ही रहेगा, ये a का ही रहेगा, बस कुछ एनर्जी जो होगी वो निकल के आएगी, है ना। तो कुछ एनर्जी जो होगी वो डेफिनेटली रिलीज होगी किसके फॉर्म में, इस फोटोन के फॉर्म में, गामा पार्टिकल के फॉर्म में। क्लियर है बात, है ना। तो लिख देता हूं यहां पर, नो चेंज इन ए और जेड, ठीक है। कभी भी गामा डीके दिखाना हो, ए और जेड में कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल आया, ट्राई करिए। हाँ तो भाई सवाल बहुत आसान है, देखो चलते जाओ एक के बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन के पीछे, है ना। सबसे पहले देखो एक एक्स है जिसका 192 क्या है मास नंबर है और 97 क्या है एटॉमिक नंबर है। उसमें सबसे पहले अल्फा डीके हुआ। अल्फा डीके होने का मतलब क्या है, याद करो, अल्फा डीके होने का मतलब है कि आप ए को घटाओगे 4 से और जेड को घटाओगे 2 से, याद आया। बीटा डीके का मतलब क्या है कि आप जेड को बढ़ाओगे 1 से, और गामा का मतलब क्या है, गामा का मतलब है कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो जेड भी उतना ही का उतना ही रहेगा और ए भी उतना का उतना ही रहेगा। क्लियर है बात। तो इसीलिए सबसे पहले अल्फा डीके करवा दो, 4 से घटा दो, 192 में से 4 गए तो बचा 188, है ना। तो ये ऊपर आ गया, वाई पर ऊपर आ गया 188, इसमें से 2 कम कर दो तो 95 आ गया नीचे, ठीक है। तो ये वाई आ गया, वाई तक पहुंच चुके हैं। अब बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके जब भी होता तो क्या करते हैं, +1 करते हैं। 95 का क्या हो गया, +1 कर दो 96 हो गया। ऊपर लेकिन 188 है ना, 96 ऊपर 188 नीचे 96, ठीक है ना। अब कहां पर आ चुके हैं भाई, जेड पर आ चुके हैं। जेड से फिर एक अल्फा डीके हुआ है ना, फिर एक अल्फा डीके हुआ, तो इसको फिर 4 से घटा दो, ये हो जाएगा 184, और ये 2 से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, है ना। ये 184 हो जाएगा 94। अच्छा, फिर एक गामा डीके हुआ, गामा डीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतने का इतने रहेगा, 184 94 इज द आंसर, 184 94 इज द आंसर, सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए बेटा बात करते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्यों होता है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है व्हेन हेवियर न्यूक्लियाई disintegrates to form डॉटर न्यूक्लियाई, है ना। यानी क्या हो रहा है भाई, यानी क्या हो रहा है भाई, एक बड़ा न्यूक्लियस फट रहा है और छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है ना। तो जब एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर टूटेगा, ठीक है ना, टू गेन स्टेबिलिटी, है ना, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है जी। तो जनरली ऐसे कौन काम करते हैं भाई, ये वाले ऐसे काम कौन करते हैं, एग्जांपल दे दूं तो अगर मैं, यूरेनियम ऐसा काम करता है, थोरियम ऐसा काम करता है, और प्लूटोनियम भी है जो ऐसा काम करता है, ठीक है ना।
यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, मोस्टली ये देखने में आते हैं जो कि बड़े बड़े क्या हैं, एलिमेंट्स है, यही ऐसा काम करते हैं। ठीक है जी, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। अब अगर हम किसी एक को पकड़ ले, यूरेनियम को पकड़ लेते हैं, है ना, यूरेनियम का 235, 92 एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235, ठीक है ना। इसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्या किया जाता है, टकरवाया जाता है। आप सोचोगे सर स्लो मूविंग ही क्यों, फास्ट मूविंग क्यों नहीं? तो अगर बेटा फास्ट मूविंग से इसको टकराऊंगा ना, तो फास्ट मूविंग इसके बीच में छेद करके निकल जाएगा, ये टूटेगा नहीं। ऐसे सोचो जैसे एक कांच के शीशे पर आपने गोली मारी, आपने बुलेट फायर करी गन से, है ना, तो वो क्या करती है, वो छेद बना करके आर पार चली जाती है, लेकिन पूरा शीशा नहीं टूटता। बिल्कुल ऐसे ही कुछ होगा यहां पर भी, जब न्यूट्रॉन निकल के भागेगा तो पूरे शीशे को चटकने का टाइम ही नहीं मिलेगा, पूरे न्यूक्लियस को फटने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो छेद करके निकल जाएगा खाली। लेकिन स्लो मूविंग सोचो क्या करेगा, स्लो मूविंग इसके अंदर जाके बैठेगा, बैठेगा तो जगह बनाएगा, जगह बनाएगा तो अगल बगल वालों को मारेगा टकरें, अगल बगल वालों को मारेगा टकरें, टकरें मारेगा तो भाई प्रोटॉन दूर दूर आ जाएगा, और प्रोटॉन जैसे ही दूर दूर आ गया, बस यही तो चाहिए था, रिपल्शन चालू हो जाएंगे उन्हें। रिपल्शन चालू होगा तो यूरेनियम क्या करता है, फटता है। फटता है तो बेटा 3 डॉटर न्यूक्लियाई में फटता है, बेरियम बनता है, क्रिप्टन बनती है ना, और 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, ऐसा देखा गया है। बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन। अब होगा पता है क्या, ये 3 नए न्यूट्रॉन जाएंगे और 3 नए यूरेनियम को जाके फोड़ेंगे। भाई एक यूरेनियम थोड़ी है, सैंपल में तो बहुत सारे यूरेनियम होते हैं, हाँ कि ना, सैंपल में तो बहुत सारे यूरेनियम होंगे ना, एक यूरेनियम थोड़ी फटा है, बहुत सारे फटे हैं। जब एक फटेगा तो उससे क्या होगा, जो 3 निकले, 3 जाकर के 3 को फोड़ेंगे, जब 3 को फोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका अपना बेरियम, इसका अपना क्रिप्टन, इसके अपने 3 नए न्यूट्रॉन, इसका बेरियम, इसका क्रिप्टन, इसके 3 नए न्यूट्रॉन, इसका बेरियम, इसके 3 नए न्यूट्रॉन, ये जाकर के 9 यूरेनियम को फोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, 3 की पावर n के हिसाब से क्या करता रहेगा, ये रिएक्शन ग्रो करता रहेगा। समझ रहे हो, पहले 3 से ग्रो हुआ, फिर 3 की पावर 2 9 से ग्रो हुआ, फिर 3 की पावर 3 27 से ग्रो होगा, फिर 3 की पावर 4 से ग्रो होगा, 5 से 6 से, ये 3 की पावर n से क्या होता जाएगा, ग्रो होता चला जाएगा। तो ऐसे में ये रिएक्शन क्या करता है, बहुत ही घातक साबित होता है। इसे बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो तबाही मचा देगा, है ना, क्योंकि हर बार बहुत सारी क्या निकलने वाली है, एनर्जी निकलने वाली है। हर बार बहुत सारी क्या होने वाली है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, फिर और 9 को फोड़ेगा तो 9 बार एनर्जी निकलेगी, फिर 27 को पड़ेगा 27 बार एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी तबाही मचा देती है। तो ये कहां पर होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है एटम बम के अंदर। जो एटम बम फटता है ना, वहां पर यह अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ही होता है। ठीक है ना। तो सर अब हम क्या करें कि ऐसा ना हो, तो इसको हम बिजली बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और तब उसे बोलेंगे हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल था ना, तब बोलेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में सुनो क्या होगा, कंट्रोल चेन रिएक्शन में अगर एक यूरेनियम फटा है, बेरियम बना है, क्रिप्टन बनी है, और 3 नए न्यूट्रॉन बने हैं, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई है, होती है ना भाई, तो जो 3 नए न्यूट्रॉन है ना, इनमें से 2 को रोक लिया जाएगा। क्या लगा करके, कंट्रोल रॉड्स लगा करके, प्लस मॉडरेटर को भी यूज किया जाता है ठंडा रखने के लिए। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं जरा सुनो। कंट्रोल रॉड्स होती हैं ग्राफाइट, कैडमियम, इनकी, ठीक है ना। मॉडरेटर होता है पानी, H2O, या फिर हैवी वाटर D2O। याद रखना, मॉडरेटर हैवी वाटर D2O, या फिर अपना वाला पानी, पीने वाला पानी H2O, ठीक है ना। कंट्रोल रॉड्स ग्राफाइट या कैडमियम, याद रहेगा ये सब चीजें। ये क्या करती हैं, ये 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, सिर्फ एक को ही आगे जाने देंगी, 2 को हर बार क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये एक गया, एक यूरेनियम को फोड़ेगा, फिर बेरियम, फिर क्रिप्टन, फिर 3 नए न्यूट्रॉन, उनमें से फिर 2 को रोक लिया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी रॉड्स लगाई जाती हैं, और ये रॉड्स को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसे ऊपर ले आते हैं, इनको खड़ा कर देते हैं, इनको ला करके, तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इनको नीचे ले जाते हैं तो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्लो कर दिया, फास्ट कर दिया, स्लो कर दिया, फास्ट कर दिया, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो जो एनर्जी निकलनी है, देखो एनर्जी निकली, यहां पे फिर निकलेगी एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी कैसे निकली, कंट्रोल्ड वे में एनर्जी निकलेगी। फिर एक को आगे जाने दिया, फिर उसने इनको टक्कर मारी, फिर बेरियम, क्रिप्टन,
3 नए न्यूट्रॉन, फिर 2 को रोक लिया, फिर 1 को आगे जान दिया, फिर ये इस तरीके चलता रहेगा। तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो 100% रिएक्शन चल रहा था, अब वो केवल 33% चल रहा है। 66% रिएक्शन को क्या कर लिया गया, रोक लिया गया। देख सकते हो आप, है ना, क्या करके, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स लगा करके। क्लियर है बात? अब आप सोचोगे सर इससे बिजली कैसे बनेगी, एनर्जी तो यहां पर ही बहुत निकलेगी। सही बात है बेटा, आप ठीक कह रहे हो, एनर्जी तो बहुत निकलेगी, इससे बिजली कैसे बनेगी? तो बिजली बनाने का यहां पर जो तरीका आजमाया जाएगा वो ये होगा कि इस हीट से जो एनर्जी निकल रही है ना, इस एनर्जी से पानी को गर्म किया जाएगा, है ना। दिस एनर्जी बॉइल्स वाटर, और बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, वो स्टीम छोड़ेगा। स्टीम हैज काइनेटिक एनर्जी, और वो रोटेट करेगी किसको बेटा, टरबाइन को। रोटेट द टरबाइंस, जिससे जुड़ा होगा एसी डायनेमो, और आपको मिल जाएगा क्या, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। आया समझ में? यही एनर्जी को यूज किया जाता है पानी गर्म करने के लिए। गर्म पानी में से स्टीम निकलेगी, स्टीम में होगी बहुत एनर्जी, वो टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगी तो बगल में कौन होगा, उसके जुड़ा हुआ एसी डायनेमो, यानी अल्टरनेटिंग करंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यह प्रोसेस यूज किया जाता है क्या करने के लिए, बिजली बनाने के लिए, है ना। यह न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का मैकेनिज्म है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो काम चलेगा वो ये चलेगा। ठीक है जी। लास्ट हम लोग चलते हैं बेटा, बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। यह फ्यूजन एक ऐसा खतरनाक 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 बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है जो कि 5000 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू फिजन। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को भी हम ट्रिगर कर सकते हैं। पता कैसे ट्रिगर करते हैं, इसको बताऊंगा अभी। पहले न्यूक्लियर फ्यूजन समझो कहां होता है। ये सन की एनर्जी का सोर्स है। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू सन। सन के पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या करती है, फ्यूज करती है। ये बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ये रिएक्शन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री की बात नहीं है ये फिजिक्स की बात है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब भी कंबाइन होगा तो हीलियम क्रिएट होता है और निकलती है बहुत सारी एनर्जी। ये बहुत सारी एनर्जी ही है जो हमको हीट और लाइट के फॉर्म में यहां तक धरती तक मिल रही है, और दूर दूर के प्लैनेट्स तक भी ये जाती है ना। तो सन की जो एनर्जी का सोर्स है वो यही है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, और तब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसको आर्टिफिशियली ट्रिगर करवाने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी पहले से चाहिए। ऐसे अपने आप फ्यूज नहीं होते। आप बोलो ये हाइड्रोजन पकड़िए फ्यूज करवा दी ना, ऐसा ना होता भाई। फ्यूज करवाने के लिए भी क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है ना। तो जो साइंटिस्ट लोग बॉम्ब पर टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं उसको, एच बॉम्ब, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही बेस्ड है। एच बॉम्ब, है ना। वो क्या था, वो था ए बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ये वाला, है ना। ये वाला क्या था, ये एटॉमिक बॉम्ब था जो हिरोशिमा नागासाकी पर फेंका गया था। ये वाला बॉम्ब अभी तक नहीं फेंका गया कहीं पर भी, है ना। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने थ्योरेटिकली इस चीज को सोच लिया कि भाई हम कैसे बनाएंगे इस बॉम्ब को, कैसे बनाएंगे बताएं। देखो, उन्होंने ये सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक मतलब ये ऐसी आउट ऑफ द कोर्स जाके बता रहा हूं, है ना। एक चैम्बर के अंदर हम हाइड्रोजन डालेंगे बहुत सारी, ठीक है जी, और इसके आसपास हम यूरेनियम डालेंगे बहुत सारा। आप समझ गए क्या होगा या नहीं समझे? अब बताता हूं, देखो क्या होगा। हम सब यूरेनियम को फोड़ेंगे, यानी बाहर करवाएंगे फिजन। बाहर करवाएंगे क्या, फिजन। और फिजन जब होगा एक बार तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि भाई ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होना चालू कर देंगे और होने लगेगा फ्यूजन। उससे जो एनर्जी निकलेगी वो इतनी ज्यादा होगी कि फिजन की एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं होगी। यानी फिजन की एनर्जी केवल इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको चालू करने के लिए, इग्निशन देने के लिए। इग्निशन समझते हो ना भाई, जो चाबी काम करती है गाड़ी के अंदर, ची 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 चाबी काम करती है और गाड़ी चालू हो जाती है। बस वो गाड़ी चालू करने के लिए क्या किया गया, फिजन किया गया। मेन काम अब शुरू होगा, फिर चालू होगा फ्यूजन होना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, हीलियम बनेगा और एक नया सूरज उगता हुआ दिखेगा आपको धरती पर अगर ये फोड़ दिया तो, अगर ये चीज सक्सेसफुल रही तो। ठीक है जी। तो एच बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, और सन की एनर्जी का सोर्स भी क्या है, फ्यूजन है। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट लोग इसका कोई कमर्शियल यूज नहीं देख पाए हैं, बिजली बनाने के लिए अभी तक इसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये हाईली हाईली अनकंट्रोलेबल एनर्जी है। हाईली अनकंट्रोलेबल
एनर्जी, ठीक है ना। टिल नाउ नो कमर्शियल यूज, इसका कोई कमर्शियल यूज अभी तक नहीं मिला है, बस तबाही के लिए इसको कभी यूज किया जाए तो जाए, ठीक है जी। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के एंड की तरफ, ठीक है जी। तो लगभग 1.5-पौने 2 घंटे का ये लेक्चर रहने वाला था, वही लगभग रहा है, जो कि उम्मीद थी, मुझे ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। सीयूटी के पर्सपेक्टिव से हो या फिर बोर्ड के लिए हो, दोनों के लिए लेक्चर सफिशिएंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है जी। तो आप लोग जरूर अपनी तैयारी के ऊपर लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेमीकंडक्टर्स में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।